नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राज्य आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। खबरों की बात करेंगे। लखनऊ से खबर है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ऐशबाग रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया है। देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों के साथ पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ स्थित ऐशबाग स्टेशन को भी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। स्टेशन पर वेटिंग एरिया, साथ ही डॉर्मेट्री, लिफ्ट, एक्सेलरेटर, आधुनिक प्रावधान, चौड़े फुटवेयर, साथ ही तमाम सुविधाएं, कनेक्टिविटी विकसित की गई। देश भर में 75 से अधिक अमृत भारत रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण होने का लोकार्पण किया है। साथ ही नई अत्याधुनिक ट्रेनों का भी प्रारंभ किया है। ऐसे अवसर पर पूरे देश की तरफ से और खासकर उत्तर प्रदेश निवासियों की तरफ से और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए रेलवे को एक नई गति प्रदान करने का काम किया है। आज हम वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन देख पा रहे हैं और अमृत भारत योजना के तहत जिस ढंग से पुराने रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है, वास्तव में रेलवे को नई ऊर्जा मिली है, रेलवे को नई गति मिली है। अब रेल यातायात और सुगम हो सकेगा, यात्रियों को और सुविधाएं मिल सकेगी और सबसे बड़ी बात है, रेलों की गति बढ़ाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सफलता हासिल की। आज हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में जब कभी हम कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि भारतवर्ष ऐसा करने वाला राष्ट्र बनेगा जहां पर हाइड्रोजन इंजन से हमारी ट्रेनें चल पाएंगी। आज वो भी सपना साकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बहुत लखनऊ वासियों के लिए खुशी और हर्ष का मौका है। आज 75 स्टेशनों का अमृत भारत का उद्घाटन हुआ है, जिसमें लखनऊ के लिए शामिल है। 24 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे काफी मूलभूत सुविधाएं जो पहले नहीं दी गई है। हमारे एक तो स्टेशन पे दोनों एंड्स पे एंट्रीज को बहुत अच्छे ढंग से चालू किया गया है। सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स 24 कोच के लिए फिट किए गए हैं, जो 16-17 कोच के लिए हुआ करते थे। सारे के सारे प्लेटफॉर्म हाई राइज प्लेटफॉर्म में मीटर गेज से ब्रॉड गेज का टाइम आ गया, उसको कन्वर्ट किए गए हैं और सारे प्लेटफॉर्म्स पे लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर की सुविधाएं दी गई है। जैसे वरिष्ठ नागरिक है, दिव्यांग लोग हैं, वो आसानी से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी ट्रेन पकड़ सके। इस तरह के बहुत सारे चेंजेस हैं। आप लोग खुद देखिए, आपको जो इस स्टेशन पे जो काम हुआ है उसको देख के गर्व महसूस होगा। आपके रहते हुए देश के 75 जो रेलवे स्टेशन सौगात मिली, उसमें लखनऊ का ऐशबाग स्टेशन है, जो कि आप 11 में यहाँ पर, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आपके कार्यकाल में? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये स्टेशन हमारे कार्यकाल में हो रहा है। 6 स्टेशन हमारे पिछले साल भी अमृत भारत में कन्वर्ट हुए थे। टोटल 22 स्टेशन हमारे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले कुछ महीनों में लखनऊ के जो बाकी स्टेशन भी हैं, जिसमें बादशाह नगर, डालीगंज, लखनऊ सिटी है, उनका भी दिसंबर के आसपास पहले उद्घाटन होना चाहिए। उत्तर रेलवे के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक गौरव अग्रवाल जी ने बताया कि उनके मंडल में 6 सभी स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण आधुनिकीकरण तरीके से किया जा चुका है और आज चूंकि 75 रेलवे स्टेशन पूरे भारत में उनको भारतीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक सौगात दी जा रही थी, उसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ऐशबाग स्टेशन भी शामिल था। उस हिसाब से उनके कार्यकाल में लगभग 7 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा चुका है और आगे भी कई स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। सांसद लखनऊ के जो रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने किस तरीके से लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल जो दुश्मनों को सीधे मुंहतोड़ जवाब देती है, इस ऐशबाग रेलवे स्टेशन को पब्लिक के हवाले किया जाएगा। रवि शर्मा, सुदर्शन न्यूज। और कानपुर के नरवल तहसील क्षेत्र में किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बेहटा गंभीरपुर गांव में करीब 25 वर्षीय से बंद पड़ी साधन सहकारी समिति का संचालन दोबारा शुरू किया गया है। समिति के शुरू होने से अब क्षेत्र के हजारों किसानों को खाद के लिए दूर दराज के क्षेत्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि उनकी जरूरत अपनी ही न्याय पंचायत में पूरी होगी। ग्रामीणों का भी कहना है कि समिति कई सालों से बंद होने के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में समिति के जो अध्यक्ष हैं वो S.G. सिंह परेहर और ग्रामीणों ने कहा कि अभिनव तिवारी ने प्रयासों से समिति का पुनः संचालन संभव हो पाया। इसमें आपके डायरेक्टरों का, S.G. सिंह परिहार जी का, सबका बहुत सहयोग है, तब ये सोसाइटी आज। लोगों की समस्या है, किसानों की समस्या है कि यहाँ पानी भर जाएगा, बिल्डिंग टूटी, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? इसके विषय में ये है कि इसको आगे बनवाना। आज मिलना शुरू हुआ लगभग 30 वर्ष। समिति का जो है पुनर्निर्माण आज हुआ है, पुनर्संचालन आज किया गया समिति का 23 वर्षों के बाद। 23 वर्षों में आज से कहाँ पे खाद मिलेगी, क्या मिलेगी? गंभीरपुर ग्राम में जो पुरानी समिति बेटा गंभीरपुर। कितने वर्ष बाद यहाँ शुरू हुई है खाद मिलना? 22 साल बाद बंद पड़ी है, 22 साल में चालू हुई है। राजकुमार तिवारी। अच्छा, आज कहाँ आए थे?
सोसाइटी अच्छा, आज से क्या खुशखबरी है? खुशखबरी यही बढ़िया खाद मिलने लगेगा मीरपुर में। पहले कहाँ जाते थे? साड़ अच्छा, कितनी दूर है सर? गाँव अच्छा, आप कहाँ मिलेगी? अभी गाँव मिलेगी कम। अच्छा, कितने वर्ष बाद आए खाद मिल रही है? 20 वर्ष से लगभग 22 वर्ष। 30 प्लस। रामकरण सिंह आज कितने वर्ष बाद खाद यहाँ मिलना शुरू हुआ? 20 साल 25 साल लमसम। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां कोयला क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ है। सेक्टर 12 पुलिस लाइन मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में इस प्रतियोगिता में का उद्घाटन उत्तरी घोटा नागपुर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने किया। प्रतियोगिता में धनबाद और बोकारो जिला के कुल 294 खिलाड़ी जो हैं वो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ये खेलकूद प्रतियोगिता में धनबाद और बोकारो जिला की 2 टीमें हैं। दोनों आज से ये पार्टिसिपेट कर रही है और दोनों टीमों का लगभग 250 प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज से ये पुलिस लाइन में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, जो कि परसों तक चलेगा, 20 तारीख तक। इसमें क्रिकेट से लेकर जो आउटडोर कोई भी गेम है, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे गेम हैं। बाकी इसके अलावा एथलेटिक्स के 100 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक की रनिंग है। इसके अलावा लंबी कूद, ऊंची कूद, इस तरह से फिजिकल फिटनेस के सारे गेम इसमें शामिल हैं। इसके आधार पर टीम सेलेक्ट होकर के राज्य स्तर पर खेलती है, उसके बाद आगे नेशनल स्तर पर भी टीम जाती है। इसमें खिलाड़ियों को अपना सिर्फ स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलता है, जो खिलाड़ी एकदम लास्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको प्रमोशन वगैरह में उसमें बेनिफिट मिलता है। ये खेलकूद हर साल इसका आयोजन किया जाता है, ये रूटीन है। हर साल हमको इसको क्षेत्रीय स्तर से शुरुआत होती है और नेशनल स्तर तक इसका जाकर समापन होता है। इस तरह का खेल से सर कितना बिल्कुल, इसमें 3 दिन तक की प्रतियोगिता लगातार रहती है और 3 दिन तक तो सिर्फ प्रतियोगिता होती है। उसके पहले से बहुत दिनों से तैयारी शुरू हो जाती है। संबोधन भाषण में ही बताया कि ये जो खेल है और जब ये परंपराएं शुरू की गई होंगी तो एक तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए है, और दूसरा जो हमने बताया जो उससे भी इम्पॉर्टेंट है वो है टीम वर्क। कि टीम के साथ हमारे सभी खिलाड़ी भी काम करते हैं और यह जो टीम वर्क है वो हमारे दूसरे कार्य क्षेत्र में भी काम करते हैं। तो सर, जिस तरह से खेल का आयोजन किया, इससे जो पुलिसकर्मी हैं उनके स्वास्थ्य और क्षेत्र में किस तरह का लाभ मिलता है? बस आप फिजिकली फिट रहते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे बड़ा स्वास्थ्य और या लाभ की उम्मीद ही हम नहीं कर सकते कि आप स्वस्थ हैं और अपने जो दायित्व हैं उसका निर्वहन आप बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया से खबर है, दर्दनाक हादसा सामने आया है। आपको बता दें, चंदेरिया क्षेत्र में ट्रांसफार्मर के पास खेल रहे 6 वर्षीय मासूम की सुमित बंजारा की करंट लगने से मौत हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर का फ्यूज ब्लॉक हुआ था, फिर तार लटक रहे थे, जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। घटना के बाद परिजनों और क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग की कथित लापरवाही पर सवाल भी उठाए हैं और उचित मुआवजे की मांग की है। घटना इस तरह हुई कि मतलब ये बच्चा शाम को 5:15 बजे के लगभग घर से बाजार जाने के लिए निकला, तो 5-7 लोग ऐसे मतलब कुछ हल्ला हो रहा था, इकट्ठे हुए। आकर देखा तो ये बच्चा डिक्की के पास में केबिन ट्रांसफर में इसके नीचे केबिन है, उसमें डिक्की खुली हुई पड़ी थी और ये ढक्कन खुला ये इसके पास में जला, मतलब जैसे करंट लगा हुआ है। इसके पाँव में काफी जैसा फट गया पूरा, हाथ में भी है इसके जलन, और इस तरह जो ये पड़ा हुआ था। इसी मैंने बड़ी मुश्किल से इसको कैसे भी वहाँ से हटा के और इसकी मैं हॉस्पिटल लेके आया, तो यहाँ इन्होंने जांच करी और अच्छा काफी बार शिकायत कर चुके हैं, कई सालों से शिकायत चल रही है इसकी, और कई बार इससे दुर्घटना होते होते भी बची है। बहुत बार दुर्घटना कई बार जल जाती है, लोग ठीक है होते होते बच रही है, हर बार इस बार हो गई और ये बच्चा इसकी जान चली गई है। हाँ, चंदेला के अंदर जो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसकी एक बॉक्स नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है, और उसके बारे में हमने करीबन 4 बार शिकायत लिखित में भी दर्ज करवा रखी है। आलिया मैडम को हमने बार बार बोला है, और परमिंदर जी हैं, परमिंदर जी को भी बोला, उनके संज्ञान में है। और अभी हमारी वहाँ से परमिंदर जी मौके घटनास्थल पे थे, तो उनसे भी बात हुई और परमिंदर जी ने बोला कि यार मेरी जानकारी में था। लमसम करीबन हम 7-8 महीने से कहता आ रहे, पूरे मोहल्ले वासी उस पे एक भी बार उन्होंने आके नहीं देखा, और ताला खुला हुआ था तो ताले के लिए बोला, तो ताले के लिए भी उन्होंने बोला कि भाई ये है जो हमारे पास ताला नहीं है और मेरे पास गाड़ी नहीं है। फिर मोहल्ले वाले सारे इकट्ठा हुआ और एक बार मैडम को बोला कि इसको ट्रांसफार्मर को हटाओ। मैडम ने बोला कि भाई आप पूरे मोहल्ले वाले 1.5 लाख रुपए है कि जमा करा दो, मेरे को दे दो, तो ये ट्रांसफार्मर में ये दूसरी जगह शिफ्ट करवा दूंगी। और जो आज ये हादसा हुआ, 7-8 साल का जो बच्चा सुमित बंजारा, उसकी जो मृत्यु हुई है,
हम पूरे मोहल्लेवासी है कि लमसम करीबन 50 लाख रुपए की है कि मांग करते हैं कि उसको उचित मुआवजा दिया जाए। और कानपुर दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित चोरी के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी पूरी निष्पक्षता से जांच कर रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की कुछ व्यक्तियों की कथित गलती के कारण करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सवाल न उठाएं और जांच पूरी होने पर धैर्य रखें। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है, जांच चल रही है और जो दोषी हैं पकड़े जा रहे हैं और उनका रिमांड में लेकर के पुलिस ने पूछताछ की है। यह दुर्भाग्य रहा, लेकिन फिर भी मैं जनता से अपील करती हूँ, कुछ लोगों की गलती के कारण अपनी आस्था को कमजोर नहीं करें, क्योंकि आस्था एक स्थायी चीज है। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको बहुत बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही, क्योंकि मैं तो उस आंदोलन से जुड़ी रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आस्थाओं पर चोट पहुंची है। फिर भी मैं भक्तों से निवेदन करती हूँ कि अपनी आस्था को कमजोर मत होने देना। ये दुर्भाग्यवश से जो हुआ है नहीं होना चाहिए। भारत नेपाल सीमा से सटे रूपीडीहा नगर पंचायत में जमीन पर कथित कब्जे की कोशिश को लेकर हंगामे की स्थिति बनी है। हनुमान मंदिर के पास नेपालगंज निवासी कौशलेंद्र शर्मा उर्फ टिल्लू की जमीन पर कुछ लोग द्वारा लोहे की गुमटियां रखकर कब्जा करने का प्रयास किया जाने का आरोप है। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद पुलिस पहुंची, साथ ही 4 गुमटियों को हटवाकर पेट्रोल पंप के पास रखवा दिया। पीड़ित का कहना है कि संबंधित भूमि जो है वो उनके पूर्वजों की है, उनके दस्तावेज उनके पास मौजूद है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में इसके बावजूद जमीन पर कब्जे का प्रयास किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। और बरेली के आंवला क्षेत्र से एक हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। प्रेमी से शादी करने की मांग को लेकर एक महिला करीब 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची, महिला को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 6 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतार दिया गया। इस दौरान घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। मटियारी गांव जाने वाले मार्ग पर नहर पर पुलिया न होने के कारण बरसात में आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। हालात ऐसे हैं कि छोटे छोटे स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए परिजनों जो है उन्हें अपनी पीठ पर बैठा कर लेकर जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया निर्माण की मांग सालों से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई। पुलिया के अभाव में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और हर दिन दुर्घटना का खतरा बन जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द पुलिया निर्माण करने की मांग की। और बिहार के समस्तीपुर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक अहम तस्वीर सामने आई है। जिला के कई उच्च माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारी बुनियादी संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही। कई स्थानों में विषयवार शिक्षक, साथ ही प्रयोगशालाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं का अभाव जो है वो बताया जा रहा है। वहीं हर प्रखंड में नए डिग्री कॉलेज खोले जाने के बीच पहले से संचालित शिक्षा संस्थाओं में स्टाफ की कमी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, इसको लेकर कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पर्याप्त शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की उपलब्धता बेहद जरूरी है। सरस्वती विद्या निकेतन फिलहाल में मॉडल विद्यालय बना है और उसके हम प्रधानाचार्य हैं। कहाँ लोकेशन क्या ये डी बसरिया दक्षिण सराय। आपके विद्यालय में बेसिकली जो 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की यहाँ पठन पाठन है और उस दृष्टिकोण से विषय संगत अगर चर्चा लेंगे तो कौन कौन विषय के शिक्षकों की दरकार है, आपको ज़रूरत है? अभी फिलहाल साइंस फैकल्टी में हमारे यहाँ केमिस्ट्री की जो शिक्षक हैं उनकी अति आवश्यक है और बाकी जो साइंस की फैकल्टी हमारे यहाँ लगभग पूर्ण है और 3 टीचर अभी फिलहाल प्राथमिक होके आए हैं, जिसमें एक संस्कृत के हैं, एक इंग्लिश के हैं और एक फिजिकल टीचर्स हैं। दूसरी चर्चा लेंगे तो अपने इस विद्यालय अंतर्गत नॉन टीचिंग स्टाफ की चर्चा ले, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पठन पाठन प्रभावित हो रहा है और आदर्श मॉडर्न विद्यालय में इसकी भी एक गरिमा बनती जा रही है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव बच्चों के पढ़ाई पे पड़ रहा है। तो उस रिगार्ड से परिचारी, साफ सफाई के लिए या फिर क्लर्कीय ग्रेड के स्टाफ की दरकार है, क्या ज़रूरत है, क्या मांग करेंगे? हाँ, अभी तो हम परिचारी की अति आवश्यकता है। अभी परिचारी विद्यालय में नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना अभी करना पड़ रहा है और एक सफाई जो कर्मी है और हम लोग उसको रखे हुए हैं, पूर्व से थी
और वो शायद एजेंसी के माध्यम से आउटस्टैंडिंग से है। हाँ वो है, और वो लगभग डेली आती है। वो उसके आने से मानव विद्यालय का जो साफ सफाई है और वो भी एकदम अच्छा से। प्रोफेसर दिलीप कुमार, प्रधानाचार्य RNAR कॉलेज समस्तीपुर। मेरा सवाल आपके यहाँ है कि काफ़ी पुराना आपका कॉलेज है और इस कॉलेज के अंतर्गत PG कोर्स भी है 2 विषय का, उसके अलावा कॉमर्स फैकल्टी नहीं है, तो विषय संदर्भ जो हैंड आप लोगों को दिया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे, तो उसमें अभी भी 2-4 ऐसे विषय हैं जिसमें आपको दरकार है, ज़रूरत है, क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी फ़िलहाल मेरे यहाँ 16 विषय की पढ़ाई हो रही है और 16 विषय में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत महसूस इस महाविद्यालय को है तो इतिहास में है। उसमें 564 बच्चों का नामांकन है 2025 में, फर्स्ट सेमेस्टर में, यूजी सेमेस्टर में, यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें 564 विद्यार्थियों के लिए मात्र एक प्राध्यापक हैं, जबकि हमारे यहाँ सेंक्शन पोस्ट 2 है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स में हमारे यहाँ एक ही प्राध्यापक हैं, उसमें भी बच्चों की संख्या है। फिर इंग्लिश में जो हैं तो इंग्लिश में अभी 2 टीचर गेस्ट फैकल्टी हैं, परमानेंट टीचर अभी नहीं है मेरे यहाँ। तो इस तरह से बाकी जोलॉजी है, जोलॉजी में 3 पद हैं और 3 गेस्ट फैकल्टी हैं, तो उनके द्वारा काम चल जा रहा है। लेकिन हमको NCC लाना है और यहाँ पे अन्य गतिविधि को बढ़ाना है, जिसमें परमानेंट मोड के टीचर मिल जाएं तो कॉलेज के उन्नयन में उनका ज़्यादा योगदान हो सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम आपके माध्यम से एक विनम्र अपील करना चाहते हैं। जो हमने अपनी बात रखी उस पर संज्ञान लेने के लिए एक अनुरोध है। चलिए, सुदर्शन साहब ने समय दिया, धन्यवाद। और एटा में दुखद खबर यहाँ से सामने आई है, जहाँ पर थाना अवागढ़ में तैनात होमगार्ड शैलेंद्र पारसर की ड्यूटी पर जाते समय कथित तौर पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर से निकलते ही उन्हें अचानक चक्कर आया, फिर जिसके बाद परिजन इलाज के लिए उन्हें आगरा ले जाए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक शैलेंद्र जो है वो कला गांव के निवासी थे। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मेरा नाम प्रवीण पारासर है। आप यहाँ आए हुए हैं, क्या मामला है? हमारे पिताजी सुबह ऑन ड्यूटी जा रहे थे। कहाँ पर जॉब करते थे, क्या जॉब करते थे? अवागढ़ थाने। हाँ, क्या नौकरी कर रहे थे? होमगार्ड थे वो। अच्छा। बसन करके जा रहे थे वो, तो सुबह ही जाने से पहले उनको चक्कर आ गए, तो वो जा नहीं पाए। हाँ। हम आगरा एपेच हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे हमने एडमिट नहीं कर पाया, तब तो हमारे पिताजी खत्म हो गए वहाँ पे। ड्यूटी कहाँ कर रहे थे? अवागढ़ थाने। तो अवागढ़ थाने नहीं पहुँच पाए? नहीं पहुँच पाए। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले उनकी मौत हुई है। कब से नौकरी कर रहे हैं ये? नौकरी तो वो काफी टाइम से कर रहे हैं नौकरी। तो आपका थाना कौन सा पड़ता है? अवागढ़। फिर क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो पता चले क्या हो रहा है, पोस्टमार्टम कराने आए हैं। फतेहपुर से खबर है, जहाँ पर नहर किनारे गोवंश के अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, हदगांव थाना क्षेत्र के अहिमिलिया पाल गांव के पास नहर किनारे गोवंश के 3 सिर और अन्य अवशेष मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने घटना पर कड़ा विरोध जताया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही सीओ समेत 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने अवशेषों की सैंपलिंग कर उन्हें FSL जांच के लिए भी भेज दिया है। आज सुबह 7:30 बजे थाना हदगांव में सूचना मिलती है कि गांव अमेलिया पाल है, वहां का जो जाने वाला रास्ता जो नहर होके जाता है, वहां पर कुछ मृत गोवंश पाए गए हैं। तुरंत थाना हुसैनगंज की टीम और थाना हदगांव की टीम वहां पर पहुंचती है। जो एरिया है जहां पर मृत गोवंश पाए जाते हैं वो थाना हदगांव में पड़ता है। तुरंत इस सूचना पर पुलिस आगे कार्रवाई करती है। सबसे पहले जो वहाँ पे मृत गोवंश पाए जाते हैं उनको दफनाया जाता है और उसके बाद इसमें वहाँ पे चौकी इंचार्ज छिवला की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। गोवंश की घटना जिसने भी कारित की गई है उसकी तलाश हेतु 5 टीमों का मेरे द्वारा गठन कर दिया गया है और मेरा मानना है इस घटना का जल्द से जल्द अनावरण कर लिया जाएगा और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसा कि आज फतेहपुर जिला के हुसैनगंज थाना क्षेत्र और हदगांव थाना क्षेत्र के मध्य अमिलियापाल गांव पड़ता है, उसके पहले मोड़ के पास नहर के पास ही लगभग 3 से 4 गोवंश के कटे हुए सर मिले।
सुबह ज्ञात हुआ, हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे तो पूरे नहर के किनारे किनारे कई गौवंश के सर पड़े हुए हैं। कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं, 3 से 4 अभी नए हैं, बाकी पुराने भी हैं। पुराने सर पड़े हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन इतना सक्रिय होने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाया और फिर से ये घटना हो गई। प्रशासन इस पर संज्ञान ले, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, जो इसमें संलिप्त हैं उसमें आज शाम तक या कल सुबह तक उनको पकड़े, अन्यथा फिर हम लोग हिंदू समाज पूरा एकत्र होकर जिले में एक विशाल आंदोलन करेंगे। राजमगढ़ पुलिस ने निवेश के नाम पर करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को कस्टम विभाग का अधिकारी बताकर तांबा, सोना, कपड़ा और मोबाइल के कारोबार में 50 से 90% तक मुनाफे का झांसा देते थे। इसी बहाने पीड़ितों से करीब 3 करोड़ 14 लाख रुपए निवेश कराए गए। आरोपी ने केवल 51 लाख रुपए लौटाए, जबकि 2 करोड़ 63 लाख रुपए वो हड़प चुके। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। एसएसपी महोदय जनपद आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। शेखर श्रीवास्तव नामक युवक द्वारा थाना कोतवाली पर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनसे लगभग 3.25 करोड़ रुपए की ठगी 2 युवकों ने कस्टम विभाग में लाभ कमाने के उद्देश्य से उनसे लगभग 3.25 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। उस शिकायत का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वह 2 प्रमुख अभियुक्तों को विकास राय व विशाल राय, जो कि मूल रूप से थाना कंदरापुर आजमगढ़ के रहने वाले हैं, को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय चालान किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना कोतवाली से प्रचलित है। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रिश्तों को शर्मसार करने देने वाली घटना आपको बताते हैं, जहां कोतवाली क्षेत्र के देवीपुरा मोहल्ले में 38 वर्षीय पुष्पेंद्र ने कथित तौर पर शराब पीने से रोकने और संपत्ति अपने नाम करने से इनकार करने में 68 वर्षीय पिता राम प्रताप की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। आपको बता दें, शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त फावड़ा बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार संपत्ति विवाद हत्या की वजह अभी बताई जा रही है। इसको लेकर आगे जानकारी जुटाई जाएगी। क्या नाम है भाई साहब का? जोगेंद्र कुमार। क्या पूरा मामला हुआ? मामला ये था, ये बाप बेटे थे और बेटा पुष्पेंद्र है जो मेरा साला लगता है, और उन्होंने अपने फादर राम प्रताप सिंह की हत्या कर दी। किस चीज़ से हत्या कर दी? फावड़ा मौके पे मिला है, संभावना है कि फावड़े से हत्या की गई है। क्या क्या झगड़ा था? झगड़ा कुछ उनका कहना ये था कि इस संपत्ति है, कुछ इनके खेत वगैरह होंगे, उसे अपने नाम कराने के लिए कहता था, संपत्ति का विवाद था। और भी कोई बच्चा है या अकेला? नहीं, बेटा अकेला ही था। 4 पे आज दिनांक 18 जुलाई को शाम को लगभग 4 बजे मोहल्ला देवीपुरा, जो कि थाना कोतवाली नगर में स्थित है, में खुद के द्वारा ही अपने पिता की हत्या करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर यह जानकारी हुई कि पुत्र पुष्पेंद्र ने अपने पिता राम प्रताप की फावड़े से हत्या कर दिया है। दोनों के बीच में संपत्ति को लेकर विवाद था। पुष्पेंद्र ने शराब पीकर अपने पिता की हत्या कर दिया। पुष्पेंद्र को हिरासत में ले लिया गया है तथा शव को पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जनपद एवं सत्र न्यायालय परिसर स्थित बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हॉल में अधिवक्ताओं ने गंदगी, कीचड़, जलभराव, पेयजल संकट, भ्रष्टाचार और वर्तमान बार की कार्यप्रणाली को लेकर खुलकर चर्चा की है। बैठक में 18 अधिवक्ताओं ने कहा कि आगामी बार एसोसिएशन चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों को समर्थन दिया जाएगा जो इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजय त्रिपाठी, महासचिव पद के प्रत्याशी विमल बाबू समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे। फर्जी होता है तो बहुत है यहाँ पर, ले जो पता करें ऐसी चाहिए जो सभी फर्जी होता है एक्शन ले। ठीक है, यहाँ लोग जीतने वाले आते हैं लेकिन पर कार दिखाते नहीं कार्य से। ठीक है, उससे हम लोग पीड़ित। और मेन चीज़ हमारी एक और इसके अलावा है, जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पर मीटिंग हॉल में, लाइब्रेरी हॉल में, यहाँ वकीलों को बैठने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हर चीज़ बिगड़ी पड़ी, इन्वर्टर बिगड़ा हुआ है। ठीक, टीवी हटा दी गई यहाँ से। ठीक है, और गंदगी रहती है यहाँ, जो कर्मचारी लोग काम करते हैं यहाँ सब कपड़ा तक मारते हैं, सब भी गंदी पड़ी है। बगैर बार फंड को खर्च किए हुए मैं सुलभ कराने की मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। रास्ता जो कीचड़ जमा हो जाता है, यदि मैंने अभी साथियों को सुना, तो उस रास्ते को नगर निगम या जिला पंचायत से सुगम और नाली
अलग बनवा के अच्छा सुगम रास्ता निर्माण कराने की कोशिश मेरी प्राथमिकताओं में रहेगी। अधिवक्ता कल्याण के रूप में जो 2 लाख रुपए की डेथ क्लेम की जो राशि मृतक आश्रितों को दी जाती है, उसे पुनर्बहाली बल्कि और उसमें क्या बढ़ोतरी की जा सकती है वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। और अधिवक्ताओं की न्यायालय संबंधित जो शिकायतें समस्याएं रहेंगी, जो भ्रष्टाचार संबंधी मेरे साथियों ने बताया उस पर चोट होगी, भ्रष्टाचार को खत्म कराने की मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल दौरे के दौरान 569 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। जनसभा को संबोधित करते हुए विरासत, संरक्षण, कानून व्यवस्था और भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संभल भगवान जो है वो उससे जुड़ी हुई पवित्र धरती है। सरकार इतिहास धरोहरों के पुनर्जीवन का काम करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल में तुर्की नहीं चलेगा। हरिद्वार मंदिर जो है वो हरिहर मंदिर का आदेश ही हमेशा से चलेगा। आपको सुनाते हैं उन्होंने साथ ही क्या कुछ कहा। जो भारत का है उसको जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके कार्य करना होगा। जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है तो मान करके चलिए कि अब भारत के अंदर इस भारत, नया भारत गुलामी की मानसिकता में जीने वाला नहीं है और गुलामी की मानसिकता को मानने वाला भी नहीं है। और सबको मैं कहूंगा कि अपनी मानसिकता को दुरुस्त करो। भारत के अंदर रहना है तो भारत के अंदर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। और संभल से ज्यादा दंगों के इस कुख्यात इतिहास को कौन जानता है? कौन जानता है? 78 में कितना बड़ा दंगा हुआ था, जला दिया गया था, मार दिया गया था, कोई पूछने वाला नहीं था। और आज कर्फ्यू भी नहीं, दंगा भी नहीं, नो दंगा, नो कर्फ्यू। एक नए युग में प्रवेश कर गए हैं। न कर्फ्यू है, न दंगा है। अब तो संभल में सब चल रहा है, मस्ती के साथ संभल चल रहा है। अब कहीं कोई समस्या नहीं। हम लोगों ने पहले कहा बेटी की सुरक्षा पर किसी ने सेंध लगाई तो मान के चलो कि उसके लिए 2 ही जगह होगी। सबको दिया, क्योंकि मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास। 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन आज दिया जा रहा है। याद करिए ना, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक गरीब तक, हर किसान तक, हर नौजवान तक, हर महिला तक पहुंच रहा है। एक सरकार कांग्रेस की थी, समाजवादी पार्टी भी थी उनके साथ, गाये का गाये बिना मांगे समर्थन देती थी। कांग्रेस की एक सरकार क्या कहती थी? उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 100 रुपया बेचता हूं, नीचे गरीब तक केवल 15 रुपया पहुंचता है। क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था, वो यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी, अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। और मुजफ्फरनगर से खबर है जहां पर गोकशी के एक मामले में मुजफ्फरनगर की एडीजे FTC 3 अदालत के 3 दोषियों को 10 साल के कठोर कारावास में 5-5 लाख रुपए के साथ ही दंड की सजा सुनाई गई है। मामला थाना तितावी क्षेत्र के गांव बुडीना खुर्द का है, जहां पर साल 2021 में पुलिस ने छापेमारी के गोकशी का मांस और उपकरण बरामद किया था। अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों के आधार पर मुनसाद अबूजर और आस मोहम्मद को दोषी ठहराया है। आज फैसला सुनाया गया है एडीजे FTC 3 के द्वारा। ये मामला था
24/1/2021 का धारा 3/5/8 CS एक्ट गोकशी का, ये गोकशी का मामला था। अबूजर, मुनसाद और आस मोहम्मद गांव बुढ़ेना कला के रहने वाले हैं। ये अपने घर में गोकशी कर रहे थे, तो वे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस वहां पर गई, पुलिस ने पकड़े और पुलिस ने चार्जशीट लगाई। उसके बाद में आज माननीय न्यायालय में विचारण हुआ। विचारण के दौरान आज सजा के प्रश्न पे इन तीनों को माननीय न्यायालय ने 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 5 लाख रुपए का अर्थदंड दिया है। और बिहार के मुंगेर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। आपको बता दें, शामपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर गृह रक्षक पर अधिकारियों को भ्रामक और गलत सूचना देने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि कई मामलों की स्थिति सरकारी प्रतिवेदन में गलत दर्ज की गई, जबकि वे अभी तक न्यायालय में लंबित है। शिकायत में कांच संख्या, साथ ही अभियुक्तों के नाम गलत दर्ज होने का भी आरोप लगाया गया है। निवास सिंह का मामला ये है कि निवास सिंह का प्रतिकूल थाना के द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी रहने के बावजूद भी हलेंद्र सिंह गृह रक्षक 12/439 निवास कुमार को प्रतिकूल टिप्पणी रहने के बावजूद भी वर्तमान समादेष्टा हरेंद्र सिंह द्वारा ने गलत तरीके से योगदान करवाया गया है, जबकि इनके द्वारा बैठाया भी गया है और वर्तमान में फिर मेल में आके वो फिर उन्हें योगदान करवा लिया गया है। जबकि पूर्व समादेष्टा अनुज कुमार सिंह के द्वारा 10/41 5/1/25 के आलोक में उन्हें बैठाया गया था और वर्तमान समादेष्टा भी उन्हें बैठाया, फिर मेल में आके उन्हें योगदान करवा लिया, जिसकी सूचना हम जिलाधिकारी मुंगेर को भी दिए और SP साहब को भी दिए, आरक्षी अधीक्षक मुंगेर को भी दिए, 2/4/26 को ही दिए हैं और बड़ी जिला समादेष्टा को भी दिए। और बिहार के कैमूर जिले में मोहिना चेक पोस्ट के पास से एक ट्रक चालक से चोरी और बैंक खाते में 57,800 निकालने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ओडिशा से जम्मू जा रहे चालक कमलेश कुमार ने बताया है कि टोल प्लाजा के पास ट्रक खड़ा कर सोने के दौरान उसका मोबाइल, पर्स और दस्तावेज चोरी हो गए। बाद में पता चला कि चोरी हुई मोबाइल के जरिए उसके खाते में तिरुपति बालाजी पेट्रोल पंप से 57,800 निकाले गए। शिकायत के बाद मोहनिया पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी। लागत मोहनिया टोल प्लाजा के पास हम सुबह में उठने देखने के मोबाइल पर समर गए थे। उसके बाद आगे कोई नहीं और आई सुनने कर में, उसके बाद जम्मू चल गए। जम्मू गए के बाद फिर आई नहीं अकाउंट खाली है। आज एक चालक है कमलेश कुमार, ये ट्रक ड्राइवर और ये पीरो आरा के, और इनके जो ट्रक का गाड़ी संख्या है BR03 JC0920। तो चालक महोदय आज एक आवेदन दिया है मोहनिया थाना में, और आवेदन के अनुसार इनके साथ 4 जुलाई को एक चोरी की घटना घटी हुई थी और उस चोरी के दरमियान इनका मोबाइल, इनका आधार कार्ड और पर्स, ये तीनों चोरी हो गया और इसके बाद ये जम्मू कश्मीर चले गए और बाद में इन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह देखे तो इन्हें पता चला कि 5 तारीख को इनके मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट हुआ और कुछ करीब 60,000 इनके अकाउंट से निकासी हुई। और थाना जैत पुलिस और सर्विलेंस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में लूट के बाद हत्या के मामले में 3 आरोपियों की पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने फायरिंग की है, जिसके बाद जवाब में हुई फायरिंग में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे को मौके से पकड़ लिया है। आरोपी के कब्जे से 2 तमंचे, साथ ही कारतूस लूट लिया गया, साथ ही ATM कार्ड, मोबाइल फोन, 30,000 रुपए नकद और घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुई। वहां आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। वही पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, दिनांक 16 जुलाई को एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थिति में थाना जैत क्षेत्र में मिला था, जिसमें परिवारीजनों की तहरीर के आधार पर थाना जैत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु जनपद की सर्विलांस टीम और थाना जैत पुलिस टीम के द्वारा लगातार CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए गए, जिसके आधार पर 3 अभियुक्त गणों का नाम प्रकाश में आया। आज मुखबिर की सूचना पर थाना जैत पुलिस और सर्विलांस टीम के द्वारा नगला कीकी की जंगलों में अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई। अभियुक्त गणों के द्वारा आत्मसमर्पण न करके पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्त गणों सियाराम और रवि के पैर में गोली लगी है, जिनको इलाज हेतु तत्काल पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भिजवा दिया गया है। एक अन्य अभियुक्त
सचिन को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। और पश्चिम चंपारण के चनपटिया नगर पंचायत में वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के चलते नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। कई इलाकों में कचरे के ढेर लगे हुए। सफाई कर्मियों का आरोप है कि उन्हें वेतन वृद्धि का आश्वासन देने के बाद भी मांगे पूरी नहीं की गई, जबकि नगर पंचायत का कहना है कि श्रम विभाग की निर्धारित दर के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन वार्ता के जरिए हड़ताल समाप्त करने का प्रयास जारी है। ग्राम पंचायत सोता बहादुर में गंगा नदी में गंदे नाले जो हैं वो गिरने के मुद्दे पर दूरदर्शन न्यूज की खबर के बाद विरोध तेज हो गया है। शिव शक्ति अखाड़ा के पदाधिकारियों ने प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह को ज्ञापन सौंपकर गंगा में गिर रहे नालों को तत्काल बंद कराने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि मुस्लिम बस्ती से निकालने वाला गंदा पानी, मूत्र और कथित रूप से मांस मछली की दुकानों का अपशिष्ट गंगा में पहुंच रहा है। उनकी धार्मिक आस्था और पर्यावरण प्रभावित हो रहे हैं। संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। आज हम सभी लोगों ने मिलकर हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं उनको माँ गंगा की स्वच्छता को लेकर जो गंभीर विषय हैं, वहाँ पर जो खुले नाले हैं या जो वहाँ पे जितनी भी सोता बहादुरपुर में जितनी भी मीट मछली की दुकानें हैं, उनके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो सीधे गंगा जी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इससे पूर्व हम आदरणीय जिलाधिकारी महोदया से, उसके अलावा भी हम सभी लोगों से मिल चुके हैं। इसके साथ ही जो STP प्लांट है उसमें अभी कुछ दिन पहले एक बात की गई कि वो जो है केमिकल वाटर को ट्रीट नहीं कर सकता है। अगर वो STP प्लांट केमिकल वाटर को ट्रीट नहीं कर पा रहा है तो उस पानी का कहीं और संग्रह करने का काम करें। हम आपके साथ, पत्रकार बंधुओं के साथ उस क्षेत्र में भी गए सोता बहादुरपुर में, और जो जानवरों के अवशिष्ट हैं वो सीधे गंगा जी में नाले के द्वारा प्रवाहित होते हुए दिखाई पड़े। और वहाँ पर ये गंभीर विषय है। ये माँ गंगा की अस्मिता और पवित्रता के साथ खिलवाड़ है और जो वहाँ के स्थानीय निवासी नहीं समझ रहे हैं। शायद उनका धर्म अलग है, शायद वो सनातन धर्म से नहीं आते हैं, इसलिए किन लोगों को पानी जा रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर कई सारे नाव चलाने वाले लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उसके अलावा कई वहाँ पर कसाईयों की दुकानें हैं। मुस्लिम बस्ती घरों को गंदा पानी जा रहा है जी। मुस्लिम बस्तियों की और जो मुस्लिम दुकानें वहाँ हैं, वहाँ जो बकरे का या जो मुर्गा है उसके सारे अवशिष्ट पदार्थ नाले के फ्लो में सीधे बहा दिए जाते हैं, जो सीधे गंगा जी में प्रवाहित होते हैं। गंदे नाले को लेकर क्या मुद्दा उठाया? गंदे नाले को STP प्लांट, जिसको हमारे अभी माननीय सांसद जी ने आप लोगों मीडिया कर्मी भाइयों के द्वारा संदेश दिया कि हमने हाईवे बनवाए, पुल बनवाए, पुलिया बनवाई, बहुत अच्छा कार्य किया है और भाजपा सरकार करती है, इसमें हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरा विषय है कि 600 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारे माननीय सांसद जी ने जो वाटर प्रोजेक्ट लगाया है, भाई मेरे हमारे आने वाले भविष्य का सवाल है। क्योंकि जो 20 साल पहले जिस जल से हम पानी पीते थे और खाना बनाते थे, आज उसमें नहाने का मन नहीं करता है। तो 20 साल बाद क्या होगा? क्यों नहीं कर रहा नहाने का मन? क्योंकि उसमें इतने नाले गिर रहे हैं। कहाँ के नाले हैं? कौन से नाले हैं? अपना एक सोता बहादुरपुर हो गया, और ये अपना आर्मी कैंट का हो गया, और ये बच्चा स्वामी का आश्रम हो गया, वहां पे हो गया। एक वो भैरव घाट के पास में नाला गिर रहा है। तो करीब ये हमारे छोटे बड़े मिला के 10 से 12 नाले हैं। कौन लोगों की बस्ती है जहाँ के नाले गिर रहे हैं? ये जो बस्ती जो मुसलमानों की है, और कुछ उधर भैरव घाट तरफ तो जो है उस शहर का पानी जाता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सपरिवार मीरजापुर स्थित मां विध्वंसनी धाम पहुंची, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से दर्शन पूजन किया है। इस दौरान नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा की मौजूदगी में विशेष पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयकारो जो हैं उनके साथ भगवान का आशीर्वाद लिया है। भव्य स्वागत सभी का किया गया, जिससे विध्वंस धाम का माहौल भक्तिमय नजर आया। आज मैंने माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शन किए, उनके चरणों में दिल्ली के 2.5 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा कि उनकी कृपा, उनकी दया दृष्टि, उनका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे, और माँ की कृपा से सदैव भारत आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, दिल्ली आगे बढ़े, हम सब उनकी कृपा के पात्र बने। और न्यू सिविल अस्पताल में आधुनिक EBBX कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू कर सभी प्रमुख इमारतों और करीब 300 टेलीफोन नोड्स को आपस में जोड़ दिया गया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पारुल जो है उनके मार्गदर्शन में लागू इस व्यवस्था में ट्रॉमा सेंटर, OPD, साथ ही मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और अन्य विभागों के बीच संचार अधिक तेज और प्रभावी होगा। इससे मरीजों के इलाज में होने वाली देरी कम होगी। साथ ही आपात स्थिति में सभी संबंधित विभाग तक तुरंत सूचना जो है वो पहुंचाई जाएगी। सूरत सिविल हॉस्पिटल में
जो सूरज सिविल हॉस्पिटल की हॉस्पिटल बिल्डिंग्स हैं, जितनी 7 बिल्डिंग्स हैं, उनके हर वार्ड और हर फैसिलिटी को कनेक्ट करने के लिए EPB सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है, जिसको एक टाइप का कम्युनिकेशन सिस्टम बोला जाता है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से कम्युनिकेशन करने की सिस्टम लगाई गई है। वो 250 पॉइंट पे लगाई गई है, जिससे चाहे मरीज कहीं भी हो, कैजुअल्टी में हो, इमरजेंसी में हो, ICU में हो, दवाई का मामला हो, रिपोर्ट का मामला हो, सारी चीज़ों को आप एक साथ कनेक्ट करके पेशेंट की सर्विसेज को जल्दी बना सकते हैं, बेस्ट बना सकते हैं। और स्पेशली अगर मान लो मानव आपत्ति कुछ आ जाए, जैसे कि कुछ भूकंप आ गया या फ्लड आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में ये सारी चीज़ें बहुत काम लगती है। तो जब कम्युनिकेशन अच्छा है, इंटरेक्शन अच्छा होता है, तो ऑलरेडी पेशेंट के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में फास्टनेस आती है। तो इस तरह से पेशेंट को बहुत फ़ायदा होगा। गोवर्धन के 7 दिवसीय प्रसिद्ध मुड़िया मेले को लेकर रोडवेज ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेले के दौरान 1000 रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा, जबकि 100 बसें आपात स्थिति के लिए रिजर्व रहेंगी। इटावा, मेरठ, बरेली, गाजियाबाद समेत 6 क्षेत्रों से अतिरिक्त बसें मथुरा पहुंचेंगी। सभी बसों का संचालन पुराने रेलवे ग्राउंड से होगा। भीड़ प्रबंधन के लिए लाउडस्पीकर और विशेष मॉनिटरिंग टीम की तैनाती होगी। सहायक क्षेत्र प्रबंधन कमल किशोर आर्य ने कहा है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और समयबद्ध यात्रा उपलब्ध कराना ही प्राथमिकता है। रोडवेज के द्वारा पूर्व की भांति हम लोगों ने 1000 बसें संचालित होंगी। 100 बसें हम लोग रिजर्व में रखेंगे। जो 1000 बसों का हमने लक्ष्य रखा है वो विभिन्न क्षेत्रों से आ रही है, जैसे इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद को हमने 150 बसों का लक्ष्य दिया गया है। किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, उनकी सफल, सुरक्षित, सुगम यात्रा हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बस स्टेशनों पर साफ सफाई हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, इस प्रकार से एक कार्य योजना बना ली गई है और उच्च स्तर पर और प्रशासन के स्तर से जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे हम उसको अमल में लाके पूर्ण उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए हम लोग एक ही कतार में, वन वे में वाहनों का संचालन करेंगे। इसके लिए कोई अलग से कोई टीम गठित की गई है, जिससे कि इसमें जाम की स्थिति से निजात पाने के लिए यदि बाय द वे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है तो 6 इंटरसेप्टर लगाई गई हैं, उसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारी लगाए गए हैं ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। वैसे ऐसी व्यवस्था को लेकर हम लोग चलेंगे कि परिवहन निगम की बसों से जाम की स्थिति कदापि उत्पन्न ना हो। और जालौर की से खबर है, जहां गौवंश अनुदान से जुड़े कथित 57.38 करोड़ रुपए के विवाद में जालौर जिले की 7 गौशालाएं जांच के दायरे में हैं। आरोप है कि साल 2022 से साल 2024 के बीच मतावस्था रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो रहे गौवंश के नाम पर अनुदान लिया गया। इनमें पथमेड़ा से श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला 10.95 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान का सबसे बड़ा आरोप है। हालांकि गौशाला प्रबंधन ने सभी आरोप को निराधार बताया है। कहा भौतिक सत्यापन के बाद ही अनुदान जारी हुआ है। टैगिंग संबंधी विसंगतियां विभागीय प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी। राजस्थान में कुछ गौशालाओं का ऑडिट कार्य निरीक्षण दल महालेखाकार द्वारा किया गया है, जिन्होंने 12 डिजिट का टैग गौमाता के नहीं लगने के कारण एवं उसका पंजीकरण नहीं होने के कारण वसूली राशि निकाली गई है, जिसके लिए विगत कुछ दिनों से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गौशालाओं के खिलाफ में ज़ोर शोर से न्यूज़ चल रही है। इस संबंध में गौशालाओं की तरफ से स्पष्ट किया जाता है कि 12 डिजिट का टैग लगाने का दायित्व पशुपालन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का था। ऐसा आदेश गौपालन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुदान के लिए जारी किया जाता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। एवं इस टैग का पंजीकरण का दायित्व भी पशुपालन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का है। इसलिए यह राशि गौशालाओं से वसूल करना न्याय संगत नहीं है, गैर कानूनी है। इसके लिए गौशालाओं द्वारा अपना स्पष्टीकरण गौपालन विभाग को देने पर गौपालन विभाग द्वारा फिलहाल राशि वसूल नहीं करने का, जमा नहीं कराने का आदेश जारी किया गया है। और भारत नेपाल सीमा पर रुपई डिहा पुलिस और एसीबी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 53 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी जो है वो शमीम उर्फ लिंगर चिकवान मोहल्ले का निवासी है और उसके कब्जे से बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामलों में जेल जा चुका है। फिलहाल आगे की पूछताछ जारी। और फिलहाल के आपका राज्य में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।